अगर कोई दूसरा यूज कर दिया, जैसे आपने बीइंग का यूज कर दिया, बीन का यूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उस आधार पर देखिए, लेट द मैटर बीइंग कर दिया, ये यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर बीइंग की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, बी का यूज होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस में क्या हो गया, एरर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। तो इस वॉइस में हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, यानी इनके पैसिव कैसे होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर या कमांड का पता चलता है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता है और पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसकी एक खासियत होती है, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी एक खासियत होती है कि उनकी शुरुआत जो की जाती है वो V1 से की जाती है। आप बोलेंगे कि तो सब्जेक्ट कहाँ पे है? देखिए, सब्जेक्ट एक्चुअली दिखता है नहीं, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल इसमें सब्जेक्ट होता है, बट इट इज अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप किसी से को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो हमेशा आप सामने वाले को एडवाइस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर या परमिशन देते हैं, है ना? समझ रहे हैं बात को? तो ये सामने वाला कौन होता है भाई? तो सेकंड पर्सन होता है, एंड दैट इज यू। तो वो यू होता है। इस वजह से जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, सभी में जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन है और हम उसे यू कहते हैं, और ये अंडरस्टूड होता है। इस वजह से इन्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है वो सब्जेक्ट से ना करके वर्ब से किया जाता है, और वो भी कौन सा वर्ब से? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की पहली जो फॉर्म होती है उनसे की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक है, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वर्ब में कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? तो वर्ब में V1 का फॉर्म होगा, समझ लेंगे। ठीक है, और फिर इधर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर शट द विंडो, विंडो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? और आप शट जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? V1, यानी वर्ब हो गया, शट द विंडो। ये किस तरह का सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव का तो ऑर्डर बतलाने वाला या कमांड देने वाला सेंटेंस है। क्लियर? इस तरह से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया? यहाँ पर आप इसे क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ब्रिंग क्या हो गया हमारा? तो ये आपका वर्ब हो गया। समझ रहे हैं? ये तो रहा एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब इनके पैसिव कैसे बनेंगे, इस पे हम लोग आते हैं। तो जब भी वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर का पता चले या कमांड का पता चले, तो उनका पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेंटेंस की शुरुआत लेट से करनी पड़ती है। ठीक है, यानी हम सेंटेंस को किससे बिगिन करेंगे? लेट से। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सेंटेंस में जो पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था, उसे हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में तो पहले था ही, और लेट के बाद जब उसे मेंशन करते हैं तो वहां पर भी वो ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेट के बाद जितने भी प्रोनाउंस यूज होते हैं वो सारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में ही होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बी यूज करते हैं, बीई, और लास्ट में जो V1 था उसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं, यानी V3 में चेंज कर देते हैं। ये इसका क्या बन जाता है? पैसिव बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, ये है शट द विंडो, ये एक एक्टिव वॉइस में है, इन्हें हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लेट यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट जो पहले क्या था? ऑब्जेक्ट, तो लेट द विंडो। ठीक है, ये क्या हो गया? लेट द विंडो। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, बी, और उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे?
V3 शट का V3 शट होता है। क्लियर, समझ गए? तो ये इसका क्या हो गया, पैसिव। लेट द विंडो बी शट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। हाँ ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, क्योंकि ब्रिंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होता है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का पता चलेगा तो एक्टिव के स्ट्रक्चर क्या होंगे और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप 1 या टाइप ए कह सकते हैं, जिससे किस चीज का पता चल रहा है, यहाँ पर ऑर्डर या कमांड का पता चल रहा है। ठीक है। अब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। नेक्स्ट टाइप बी की अगर हम बात करें तो वैसे सेंटेंस या वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे किस चीज का पता चलता हो, रिक्वेस्ट का पता चलता हो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जानना है कि वैसे सेंटेंस, वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट का पता चलता है, उसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली वो या तो प्लीज से होता है या फिर काइंडली से होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली लगा हो तो आप समझ लीजिए कि वो एक रिक्वेस्ट है। क्लियर, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहां पर भी ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिव वॉइस की, यानी वैसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट का पता चले, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे की जाएगी, प्लीज या काइंडली से। उसके बाद V1 का यूज कर दिया जाएगा और एंड में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? अब इससे पहले जो आप टाइप ए में पढ़े थे उस पर प्लीज और काइंडली नहीं था, बस क्या था, V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लीज के बाद आपको प्लीज या काइंडली के बाद V1 लगाना है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वर्ब से पहले यहाँ प्लीज या काइंडली का यूज किया जाता है और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। डोर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और ओपन क्या हो गया, वर्ब हो गया। और प्लीज तो आप समझ ही गए, रिक्वेस्ट बतला रहा है। उसी तरह से काइंडली हेल्प दैट ओल्ड लेडी, हेल्प क्या हो गया, V1, ओल्ड लेडी, दैट ओल्ड लेडी, लेडी जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इसे एक्टिव फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? अब इनका पैसिव क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली होगा तो उसको पैसिव बनाते समय ध्यान रखना है कि वहां पर यू आर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, यू आर, यू उसके बाद आर और फिर रिक्वेस्टेड, ये आपको लिखना ही लिखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर टू का यूज करेंगे और बाकी जो जैसा सेंटेंस था वैसे ही हम लिख देंगे, जैसे V1 था और आपका ऑब्जेक्ट था। तो प्लीज ओपन द डोर का जो पैसिव आप चेंज करेंगे वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, पैसिव हो गया इसका। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, काइंडली हेल्प दैट ओल्ड लेडी, तो यहां पर यही हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी, दैट ओल्ड लेडी। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। अब हम टाइप सी की बात करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप सी। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप सी में क्या पता चलता है, तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है और यहाँ पर हम सजेशन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक्टिव के, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही स्ट्रक्चर है जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप ए में था, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस क्या है ये हम लोग जान लेते हैं पहले। उस जो टाइप ए में आपने पढ़ा इंपेरेटिव का, उसमें वो ऑर्डर या कमांड का पता चल रहा था। ये जो आप टाइप सी पढ़ रहे हैं इसमें सजेशन का पता चल रहा है।
ठीक है। तो ऑर्डर, कमांड और सजेशन दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो पहले देख ले सेंटेंस में कैसे पता चल रहा है कि सजेशन है। देखिए, अगर सामने वाला को आप बोल रहे हैं और वो चीज उनको करना है, तो समझ लीजिए कि वो एक ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ओपन द डोर, तो आप जिसको बोल रहे हैं वो खोलेगा दरवाजा, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर अगर हम कह रहे हैं, किसी सामने वाले को कह रहे हैं, तो वो सिर्फ उस पर ही लागू नहीं हो रहा है, वो हम पे भी लागू होता है। एक जनरल फैक्ट है, जनरल चीजें हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, सजेशन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है सजेशन और ऑर्डर में। अब कहते हैं एग्जाम्पल में हेल्प द डिसेबल्ड। अब ये हेल्प द डिसेबल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, डिसेबल्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हेल्प क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। उस तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, लव द किड्स, लव क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, और किड्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसे आप ऑर्डर ना माने, ये ऑर्डर नहीं है, ये एक तरह से सजेशन है, क्योंकि जो बंदा बोल रहा है ये चीज उस पर भी लागू हो रहा है, उसे भी ये काम करना चाहिए। अगर हम इसके पैसिव की ओर चलते हैं, तो इसका पैसिव में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम शुड का यूज करते हैं, फिर बी लगाते हैं, और फिर वो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था उसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका सिंपली पैसिव हो जाता है। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कैसे इसका पैसिव बनेगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर द डिसेबल्ड क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड। फिर हमने क्या कहा, शुड का यूज करना है, शुड का यूज हो जाएगा, द डिसेबल्ड शुड। इसके बाद हम बी का यूज करेंगे, और ये जो V3 यानी जो V1 हमारा हेल्प था उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, V3 में। तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक है, ये आपका पैसिव हो गया। क्लियर? उस तरह से नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लव द किड्स, तो क्या हो जाएगा, द किड्स शुड बी लव्ड। तो ये आपका एक पैसिव फॉर्म हो गया इसका। तो आपने देखा कि ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के थर्ड काइंड, जिसे हमने सी नाम दिया, टाइप सी है, जिसका आपने एक्टिव भी देखा और पैसिव भी देखा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइप डी, जिसमें किस चीज का पता चल रहा है, एडवाइस का पता चल रहा है। बहुत लोगों को ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एडवाइस और सजेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एडवाइस और सजेशन में क्या फर्क है। ठीक है, बड़ा जनरल और बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या है इसे मैं आपको बतला दूं। देखिए, एडवाइस और सजेशन में फर्क ये है कि जब आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं तो वो चीज उसी पे लागू हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये क्या कहलाता है, एडवाइस, या फिर ऑर्डर भी कहला सकता है। ठीक है, अगर वो चीज उसके लिए अच्छा है तो वो एडवाइस है, और अगर वो चीज जो काम वो करेगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा तो वो उसके लिए ऑर्डर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर आप जो चीज बोल रहे हैं वो आप पे भी इक्वली लागू होता है जितना उस पे लागू होता है, तो ये क्या होता है, सजेशन होता है। समझ रहे हैं बात को? एक एग्जांपल को अगर हम देखें, जैसे अगर डॉक्टर पेशेंट को कहता है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो आप इसे क्या मानते हैं, सजेशन मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं, या फिर एडवाइस मानते हैं? ठीक है, तीनों बड़ा कंफ्यूजन है। ये ऑर्डर भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम तीनों पे गौर करें तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑर्डर नहीं देता है। समझ रहे हैं? अगर हम सजेशन की बात करें तो डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी मेडिसिन डॉक्टर को नहीं लेना है, मेडिसिन किसको लेना है, पेशेंट को लेना है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो ऑर्डर है और ना ही सजेशन है, तो ये क्या है, एडवाइस, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। ठीक है, वो पेशेंट के लिए लाभदायक है, इस वजह से ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे एडवाइस का पता चले, तो उसकी शुरुआत किससे की जाती है, वर्ब से,
और वो भी कौन सा वर्ब, V1। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स होंगे, बचे हुए सब, वो हो सकता है एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ठीक है, नाउन भी हो सकते हैं, ये चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल में वर्क हार्ड, वर्क क्या हो गया आपका V1, हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। दूसरे से गेट अप अर्ली, ठीक है, तो गेट अप जो हो गया ये आपका वर्ब हो गया और अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एडवर्ब है दोनों सेंटेंसेस में, क्लियर। अब इन्हें जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, तो पैसिव चेंज करते समय हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड लिखना है। देखिए जब वहां पर रिक्वेस्ट था तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ एडवाइस है तो हम क्या लिख रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड, क्लियर। और आगे सेम वही स्ट्रक्चर चलेगा, 2 + V1, और जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे, बचे हुए शब्द होंगे, उनको मेंशन करना होगा। इस तरह से ये सेंटेंस का पैसिव हो जाता है, क्लियर। अब इनको हम पैसिव में अगर चेंज करें तो क्या बनेगा, ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा वर्क हार्ड, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्लियर। इस तरह से यहाँ पर गेट अप अर्ली, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, you are advised to get up early, you are advised to get up early, ये इसके पैसिव हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर, समझ रहे हैं बात को। अब तक हमने जो चीजें पढ़ा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पता चल जाए कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस को के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द मैटर बीइंग सेटल्ड एज सुन एज पॉसिबल अदरवाइज इट मे वर्सन। आपको मैंने बताया था कि जब आप लेट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि वहां पर बी का यूज करके और फिर वहां मेन वर्ब V3 लगाते हैं। लेट को पैसिव बनाते समय बी के अलावा कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अगर कोई दूसरा यूज कर दिया, जैसे आपने बीइंग का यूज कर दिया, बीन का यूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उस आधार पर देखिए लेट द मैटर बीइंग कर दिया, ये यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर बीइंग की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, बी का यूज होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस में क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।